Hello student, good morning. How are you all? I wish you are fine. Today we will do worksheet 21, subject English class 10 और ये हमें करनी है 26 अगस्त 2021. In the last worksheet you read the poem Dust of Snow by Robert Frost. लास्ट वर्कशीट में स्टूडेंट हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ी जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी थी। और स्टूडेंट रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो रियलिस्टिक पोइट है, वो रियल लाइफ सिचुएशन को ही डिस्क्राइब करता है। उसकी पोएम रियल लाइफ से लिंक है लेकिन उनका सिग्निफिकेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। वो लाइफ में इम्पोर्टेंस और उसके डबल मीनिंग होते हैं, एक तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग और सेकंड उसका डीप मीनिंग होता है। मतलब रॉबर्ट फ्रोस्ट सिम्बोलिज्म यूज़ करता है अपनी पोइट्री में। इट टेल्स अस दैट, उस पोएम में क्या बताया गया था, समटाइम्स इवन स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ऑफ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। कि एक छोटा सा इंसिडेंट कई बार हमारी लाइफ में बहुत बड़ा जो है चेंज ला देता है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट होता है। जैसे आपने देखा उस पोएम में क्या था कि क्रो ने जैसे अपने पंखों से उस स्नो को नीचे फेंका तो उस छोटे से इंसिडेंट से पोइट का मूड चेंज हो गया और उसने भी अब एक्टिव होना सोचा कि बाकी का दिन तो मैंने आलस्य में गुजार दिया और अब आगे का दिन जो है मैं कुछ करूँगा। जैसे करो ने हार नहीं मानी, स्नो को हटाया और फिर उसने उड़ना शुरू किया। तो पोइट के लिए वो एक छोटा सा इंसिडेंट स्नो ऑफ डस्ट में करो द्वारा स्नो को हटाना उसके लिए एक डीप मीनिंग हो गया, सिग्निफिकेंट मीनिंग हो गया पोइट के लिए और वो भी बाकी दिन के लिए एक्टिव हो गया। With the help of poetic devices, the poet conveys the profound meaning of a few lines. तो poetic devices के द्वारा पोइट ने जो है उन छोटी सी लाइनों में ही, बहुत कम लाइनें थी, शॉर्ट पोएम है और उसका डीप मीनिंग जो है कन्वे किया है उस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में। लेट्स रीड अबाउट पोइटिक डिवाइसेस। ये पोइटिक डिवाइसेस क्या होती है स्टूडेंट? देखो पोएम जो है वो चैप्टर से अलग होती है। पोएम में वर्ड्स जो हैं वो बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करता है पोइट। क्यों? क्योंकि उसको ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की सुंदरता पे भी ध्यान रखना है कि वर्ड्स का जो सिलेक्शन करता है उसमें जो है पोइट कौन कौन सी डिवाइस यूज़ करता है, वो हमारी पोइटिक डिवाइस करती है। अलंकार क्या होते हैं? जो शब्दों को अलंकृत करे, जो शब्दों को सुंदर बनाए, उसको इंग्लिश में हम पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा अलंकार में अनुप्रास अलंकार होता है, तो इंग्लिश में वो क्या होता है स्टूडेंट? अलिट्रेशन होता है। अलिट्रेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रास। तो अनुप्रास का तो मीनिंग आपको पता है हिंदी में कि सेम साउंड जब रिपीट होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपने बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन्स है, आपने सुनी, सभी बच्चों ने सुनी होंगी, चारों चंद्र के चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, या ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। याद है ना? चाचा साउंड कितना सुंदर लगी है, म्यूजिकल हो गया है इसका इफेक्ट। तो पोइट्री में भी जो है अनुप्रास अलंकार हम यूज़ करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनकी रेपिटेशन। ये देखिए इसमें अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री के अंदर जो लाइंस होती है वो वर्ड्स से बनती है और वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसमें क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल अबाउट हाउ मैनी वर्ड्स स्पेसिंग देयर शुड बी बिटवीन द रिपीटिंग साउंड। और रिपीटिंग साउंड 2 में हो रही है, 3 में हो रही है, 4 में हो रही है, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जब साउंड रिपीट होगी कॉन्सोनेंट की उसमें क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। जैसे इसने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, विंड विसल्स थ्रू द एयर। तो विंड डब्ल्यू और विसल्स में भी डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है तो इसमें क्या है? अलिट्रेशन है। द ट्री स्वेड इन द समर सीजन। अब स्वेड, समर और सीजन साउंड जो है एस कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो इसमें भी क्या है? अलिट्रेशन है। अब सेकंड देखिए सिंबल क्या होता है? प्रतीकात्मक, वर्ड मीनिंग नहीं, उनका कोई डीप मीनिंग होना तो उसको हम सिंबल बोलते हैं। सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या होता है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग होता है तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें सिंबल यूज़ किया गया है। सिंबल को हिंदी में प्रतीक बोलते हैं, प्रतीकात्मक। सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। जब वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करे कोई ऑब्जेक्ट तो हम कहते हैं कि उसमें क्या सिम्बोलिज्म है। जैसे वाटर कैन रिप्रेजेंट लाइफ। अब पानी किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट, इस चैप्टर के जो पोएम हमने की डस्ट ऑफ स्नो,
उसके ऊपर बेस्ड कुछ उसके ऊपर बेस्ड क्या करते हैं हम, क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, द पोइट यूजेज द हेमलॉक ट्री टू सिम्बोलाइज। अब पोएम में आपने पढ़ी होगी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें हेमलॉक ट्री किसको सिम्बोलाइज करता है स्टूडेंट? हेमलॉक ट्री पता है पॉइजनस ट्री होता है, धतूरे का जो पेड़ होता है। तो जो वो हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है वो किसको सिम्बोलाइज करता है पोएम में? लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी होता है लंबी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, जी नहीं। टुगेदरनेस, साथ साथ रहने को, जी नहीं। हीलिंग, यस हीलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें क्या है, पोइट का मूड सैड होता है फर्स्ट स्टैंजा में, और सेकंड स्टैंजा में पोइट का मूड क्या होता है, जॉयफुल हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि उसको शिक्षा मिल गई। एक करो ने उसको क्या मोरल लेसन दिया कि जब एक करो ने नेचर से हार नहीं मानी, बर्फ़ को हटाया और अपना रूटीन का काम शुरू कर दिया, तो पोइट को भी करना चाहिए। तो सेकंड स्टैंजा में हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग को, ओके। प्रोटेक्शन, जी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, हीलिंग। पोइट का माइंड हील हो गया, सैड से वो जॉयफुल मूड में आ गया है। तो हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करता है? हीलिंग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है स्टूडेंट? सिमली। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट सिमली क्या होता है। सिमली नहीं है ये, सिमली क्या होता है जिसमें हम एक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं एज और लाइक के थ्रू। जैसे हम कहें सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक ए मून। तो इसमें क्या है, हमारा सिमली है। सिमली में हम एक क्वालिटी ब्यूटीफुलनेस को हमने मून से कंपेयर किया, तो इसमें कोई कंपेयर नहीं हुआ है, किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया गया है, लाइक और एज इसमें यूज़ नहीं है, तो ये सिमली नहीं है। और मेटाफर क्या होता है स्टूडेंट? मेटाफर में एक से ज़्यादा क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम कहें ही इज़ ए लोइन इन द वार, वो वार में एक शेर था, मतलब बहादुर भी था, नीडर ब्रेव भी था, स्ट्रोंग भी था। तो ये भी नहीं हुआ है इसमें यूज़, मेटाफर भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। थर्ड है अलिट्रेशन, यस अलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। देखो हैज और हार्ट, एच एच साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड इसमें रिपीट हुई है, तो इसमें क्या है, अलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। तो नेक्स्ट है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म भी इसमें यूज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या है हमारा, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द पोएम द करो डज नॉट सिम्बोलाइज। अब पोएम के अंदर करो किसका सिंबल नहीं है? करो स्टूडेंट पता है काऊ काऊ करता है, तो वो क्या है, सैडनेस का सिंबल है, सैडनेस का। अगर नाइटिंगेल बोले तो वो स्वीट साउंड होती है, वो स्वीटनेस का सिंबल है। तो यहाँ पर करो किसका सिंबल नहीं है? डेथ का है, डेथ भी सैड वाली फीलिंग होती है ना, ईविल का भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें जो है देखना कि डज नॉट नहीं करता है, जिसका सिंबल नहीं है वो बताना है स्टूडेंट। तो आप ये ध्यान रखें, पहले आप देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें है कि करो किसको सिंबलाइज नहीं करता है? जॉय को नहीं करता है, तो सी इसका आंसर है, जॉय खुशी को सिंबलाइज नहीं करता है करो। बैड लक को भी करता है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा सी, जॉय। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। नीचे जो है आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें आपको बताना है कि वो अलिट्रेशन कौन सी लाइन में यूज हुआ है। तो फर्स्ट है सुक डाउन ऑन मी, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हुई, तो इसमें अलिट्रेशन यूज नहीं हुआ है। सेकंड है द वे ए करो, इसमें भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हुई। ए चेंज ऑफ मूड, सी में भी कोई नहीं हुई। अब देखिए डी में हुई है से साउंड, देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड भी एस से स्टार्ट है और सम भी एस से स्टार्ट है, तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, अलिट्रेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा डस्ट ऑफ स्नो का क्या था कि हेमलॉक ट्री के ऊपर जो करो बैठा था उसने स्नो को हिलाया, और इससे क्या है, पोइट का मूड चेंज हो गया, वो जॉयफुल हो गया। तो देखते हैं इसमें कि कौन सी टोन यूज़ की गई है सेकंड स्टैंजा में। सैड, जी नहीं, उदास नहीं है पोइट सेकंड स्टैंजा में। ग्लूमी, जी नहीं, ग्लूमी भी जो है अंधेरे का, डार्कनेस का जो है सिंबलाइज है। होपफुल, यस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है,
सेकंड स्टैंजा में कवि होपफुल हो गया है और उसमें क्या होप है कि वो भी दिन में कुछ काम करेगा, कुछ मीनिंगफुल वर्क करेगा। और डिप्रेस्ड जी नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी होपफुल। तो स्टूडेंट ये थी आसान सी वर्कशीट जो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।